नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी के फोर्थ सेशन का छठा वीडियो है। फोर्थ सेशन में आपको आईपीसी के सेक्शन 299 से लेकर के 377 का सभी इंपोर्टेंट एमसीक्यू करा जाएगा। फोर्थ सेशन के छठे वीडियो में आपको आज सेक्शन 307 से लेकर के 3011 अर्थात हत्या के प्रयत्न से लेकर के ठग के दंड तक का सभी इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। अन्य सभी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आईपीसी के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। ऑ ने क्या किया? एक रिवॉल्वर उठाई और बॉ को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। अर्थात क्या हुआ? ए ने क्या किया? ऑ ने एक बंदूक उठाया, ओके, जिससे वह जानता था कि वो भरा हुआ है। वह बी को क्या किया था? तो वह बॉ को जान से मारने के आपराधिक आशय से वह बी पर चलाया, परंतु क्या हुआ? सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी, अर्थात बंदूक खाली था। बॉ को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑ ने कौन सा अपराध किया? ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या का अपराध किया, ऑप्शन बी हत्या का प्रयत्न का अपराध किया, या फिर ऑप्शन सी हत्या कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का, या फिर ऑप्शन डी ऑ ने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या हुआ? अपराध पूर्णतः कारित नहीं हुआ, अर्थात अपराध कारित नहीं होने पर क्या हो जाता है? वह प्रयत्न में आ जाता है, अर्थात यह क्या होगा? यह हत्या के प्रयत्न में आ जाता है। ओके, अगर यहीं पे इसमें गोली होती तो यह हत्या हो सकता था। ओके, चलिए मैं व्याख्या और बतला देता हूँ। प्रस्तुत समस्या में अर्थात प्रस्तुत प्रश्न में अ द्वारा ब को जान से मारने के आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबाना भारतीय दंड संहिता 307 में परिभाषित हत्या के प्रयत्न का अपराध गठित करता है। यद्यपि रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी, अन्यथा अ द्वारा किए गए कार्य प्रयत्न सामान्य अनुक्रम में ब की हत्या हो जाती है। ओके, यदि उसमें गोली भरा हुआ होता तो इससे वह जो गोली चलाता तो वह मर जाता, तो यह क्या होता? यह हत्या के दंड के लिए उत्तरदायी होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 आपको पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस 1994 तथा यूपी सिविल जज 2006 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, इसमें क्या पूछ रहा है? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सदोष मानव वध के प्रयास का दंड बताया गया, अर्थात आईपीसी के कौन से सेक्शन में सदोष मानव वध के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए आईपीसी के सेक्शन 303 में, ऑप्शन बी आईपीसी के सेक्शन 305 में, ऑप्शन सी आईपीसी के सेक्शन 306 में, वही ऑप्शन डी आईपीसी के सेक्शन 308 में। ओके, यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है। ओके, तो मैं आपको बता दूं सदोष मानववध के प्रयत्न को कहाँ बतलाया गया है? सदोष मानववध के प्रयत्न को बतलाया गया है आपको आईपीसी के सेक्शन 308 में। ओके, 308 में क्या है? सदोष मानववध के प्रयत्न को बतलाया गया है। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीजे 2008 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए मैं इसके साथ साथ कुछ अन्य सेक्शन भी बतला दूं। आईपीसी के सेक्शन 303 में क्या है? आजीवन सिद्ध दोष हेतु हत्या के लिए दंड, जिसे क्या किया गया? मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया हुआ है। ओके, 305 में क्या है? शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह 305 के अंतर्गत दंडनीय होता है। ओके, तथा 306 में क्या है? हत्या का दुष्प्रेरण। ओके, हत्या का दुष्प्रेरण बताया गया 306 में, तथा 308 में क्या है? आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। ओके, मैं फिर से दोहरा दूं एक बार, आपराधिक मानववध को कहाँ पर बतलाया गया है? तो आपराधिक मानववध को आईपीसी सेक्शन 299 में बतलाया गया है। ओके, तथा आपराधिक मानववध का दंड कहाँ पे बताया गया है? तो आपराधिक मानववध का दंड बतलाया गया है 304 में। ओके, तथा आपराधिक मानववध का प्रयत्न का बतलाया गया है, आपराधिक मानववध के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है आपको आईपीसी के सेक्शन 308 में बनाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या है? एक महिला यह कहती हुए कुएं की ओर दौड़ी कि वह उसमें कूद जाएगी, किंतु वह पहुंचने से पहले वह रोक ली गई, वह दोषी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या के प्रयास का, या फिर ऑप्शन बी ऑप्शन ए आत्महत्या के प्रयास का, या फिर ऑप्शन बी हत्या के प्रयास का, या फिर ऑप्शन सी सदोष मानववध के प्रयास का, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई किसी भी अपराध का नहीं। ओके, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये होगा महिला जो कुएं में यह कहकर कि मैं कुएं में कूदने जा रहा हूँ, कुएं की ओर दौड़ी तथा किसी के द्वारा वह रोक ली जाती। यह अंतिम क्षण में हो सकता था उस महिला द्वारा भी अपना मन बदल लिया जाता था।
वह आत्महत्या करने से पहले अपने आप को रोक भी सकते थे, किसी भी क्षण अपना विचार बदल भी सकते थे। इसीलिए यदि उसे रोका न जाता, वह न कूदती, तो वो क्या था, किसी भी अपराध का दोषी नहीं होती, परंतु वह रोक ली गई, परिणाम स्वरूप उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए वो क्या होगा, वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं हो सकता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीएससी सिविल जज 2004 तथा एमपीएससी सिविल जज 2014 एंड यूपीपीसीएस 1998 तथा 2003 के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो मैं आपको व्याख्या फिर से दोहरा दूं। महिला कुएं में कूदने से पहले किसी भी क्षण अपना विचार बदल सकती थी, अतः वह भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास का दोषी नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया, अर्थात आईपीसी के कौन से सेक्शन में आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 306, ऑप्शन बी सेक्शन 307, ऑप्शन सी सेक्शन 309 तथा ऑप्शन डी सेक्शन 376। ओके, तो क्वेश्चन 104 के अंतर्गत आईपीसी के कौन सी धारा में आत्महत्या के प्रयत्न के दंडनीय बनाया गया है, तो मैं बता दूं आपको, आईपीसी के सेक्शन 309 में आत्महत्या के प्रयत्न को क्या किया गया है, दंडनीय बनाया गया। ओके, यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में आत्महत्या के प्रयत्न का दंड का प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण तथा धारा 307 में हत्या करने का प्रयत्न को बताया गया है। ओके, तथा धारा 376 में बलात्संग के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, दंडिक विधि के मानवीकरण हेतु दंड संहिता की धारा 309 अधिनियम की पुस्तिका से हटा देने योग्य है। यह क्रूर एवं विवेक रहित धारा है एवं इसका परिणाम एक ऐसे व्यक्ति को दोहरे दंड देना है जो पहले यातना झेल चुका है और आत्महत्या कर सकने के कारण कलंकित हो रहा है। ओके, उक्त निर्णय कौन से बाद में दिया गया था, मैं फिर से दोहरा दूं। क्वेश्चन क्या है, दंडिक विधियों के मानवीकरण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात आईपीसी सेक्शन 309 क्या है, अधिनियम के पुस्तक से हटा देने का बात करता है। तो यह कौन से वाद के तहत कहा गया था, तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं, कहा गया था ऑप्शन नंबर ए पहले देखने थे, उसके बाद मैं आंसर बतला दूंगा। ऑप्शन ए क्या है, डालचंद शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी अब्दुल सुल्तान बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, ऑप्शन सी पी रतिनाथन बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ दीवन बनाम हरियाणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर करना, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात पी रतिनाथन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था कि आईपीसी सेक्शन 309 क्या है, मानवीय करण हेतु दंड संहिता में इसे रखना योग्य नहीं है। यह क्रूर एवं विवेक रहित धारा है एवं इसका परिणाम एक ऐसे व्यक्ति को दोहरे दंड देना है जो पहले यातना झेल चुका है एवं आत्महत्या कर सकने के कारण कलंकित हो चुका है। यह निर्णय दिया गया था आपको पी रतिनाथन बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया गया था। ओके, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात बार बार प्री मेंस में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 106, किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को संसद द्वारा निकाल देना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कौन से वाद में कहा गया था कि अब समय आ गया है कि भारतीय दंड संहिता में अर्थात आईपीसी सेक्शन 309 को संसद द्वारा निकाल देना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि अब समय आ गया है कि आईपीसी में संसद द्वारा 309 सेक्शन को निकाल देना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, उत्तराखंड सिविल जज 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू और ज्ञान साधु मिश्र की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब समय आ गया है आईपीसी के सेक्शन 309 को संसद द्वारा निकाल देना चाहिए। ओके,
जबकि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आईपीसी के सेक्शन 309 को संवैधानिक ठहराया था। ओके, तो अरुणा साहू मागवा का मामला कब का है, तो 2011 के है। तथा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला कब का है, तो 1996 का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले 1996 के सुप्रीम कोर्ट के बाद निम्न में से किस अपराध से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या के अपराध से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी स्वदेश मानववाद, या फिर ऑप्शन सी आत्महत्या करने के प्रयत्न से, या फिर ऑप्शन डी हत्या के दुष्प्रेरण के। ओके, तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले बताया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला जो 1996 के है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ये मामला किससे संबंधित है, आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन आपको उत्तराखंड एपीओ 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, मैं फिर से दोहरा दूं, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीने में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, अतः आईपीसी सेक्शन 309 तथा 306 क्या है, संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन है जो एक अपराध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आत्महत्या, ऑप्शन बी आत्महत्या का प्रयास, ऑप्शन सी हत्या, तो ऑप्शन डी हत्या का प्रयास। ओके, अर्थात निम्न कौन है जो एक अपराध नहीं है। क्वेश्चन सामान्य तौर पर आपसे पूछा जाता है, कौन है जो अपराध नहीं है। ओके, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको उत्तराखंड सिविल जज 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या करने के तात्पर्य आप मृत हो जाते हैं, तो मृत करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। परंतु यदि आप अपने आप को आत्महत्या करने में असफल रहते हैं, अर्थात आत्महत्या का प्रयास करते हैं, तब आपको दंडित किया जाएगा। परंतु आत्महत्या आप कर लेते हैं, अर्थात आप मर जाते हैं, तो मरने के बाद आपको दंड नहीं दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात आत्महत्या। आत्महत्या में क्या होता है, आपको दंड नहीं दिया जाता, जबकि आत्महत्या के प्रयास में आपको दंड दिया जाता है। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या बता दूं। आईपीसी सेक्शन 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न का अपराध तथा उसके लिए दंड का प्रावधान किया है। यदि आत्महत्या में अपराधी की मृत्यु हो जाती है, जो वह चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। किंतु यदि उसकी मृत्यु नहीं होती है तो आत्महत्या के प्रयत्न के लिए वह दंडनीय होगा। केवल यही एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराध का वस्तुतः किए जाना दंडनीय नहीं होता। तो मर जाने के बाद आपको दंड मिलेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 109। उस मामले को इंगित कीजिए जिसमें वास्तविक अपराध कारित किए जाने पर दंड नहीं दिया जाता है। वह मामला बतलाइए जिसमें अपराध कारित होने के बाद आपको दंड नहीं दिए जाते। ओके, तभी आपको बतलाया गया था, याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए चोरी, ऑप्शन बी चोरी का प्रयत्न, या फिर ऑप्शन सी आत्महत्या, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, यदि आप आत्महत्या करते हैं तो आपको दंड नहीं किया जाएगा, परंतु यदि आप आत्महत्या करते हैं और सफल नहीं होते, अर्थात आप आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं, तब तो न्यायालय द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया आईपीसी के सेक्शन 309 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 110 अर्थात 110 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें क्या है, आईपीसी के निम्न में से किस धारा में ठग को परिभाषित किया गया है। आईपीसी के कौन से सेक्शन में ठग बतलाया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 307 में ठग बताया गया है, या फिर ऑप्शन बी धारा 310 में, या फिर ऑप्शन सी धारा 311 में, या फिर ऑप्शन डी धारा 312 में। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि बार बार विभिन्न आयोगों द्वारा पूछा जाता है। जैसे उत्तराखंड द्वारा पूछा गया हुआ है, तथा बिहार द्वारा एंड उत्तराखंड द्वारा फिर पुनः 2010 में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, आईपीसी के सेक्शन 310 में क्या बतलाया गया, 310 में ठग बतलाया गया। वो ठग का दंड कहाँ बताया गया, ठग का दंड 311 में बताया गया, तथा 307 में क्या बताया गया, हत्या का प्रयत्न बतलाया गया है, तथा वही आपको आईपीसी सेक्शन 312 में क्या बताया गया, गर्भपात कारित करना बताया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात आईपीसी सेक्शन 310 में ठग के परिभाषा बतलाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 111, सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना क्या है। ऑप्शन नंबर ए अपराध है, ऑप्शन बी अपराध नहीं है, ऑप्शन सी स्वदोष मानव वध है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं आपको बतला दूं, सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना क्या है,
वह अपराध है। कैसे अपराध है, चलिए मैं आपको व्याख्या के माध्यम से बतला देता हूँ। ओके, क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, झारखंड सिविल जज 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 16 के अंतर्गत धारा 312 से लेकर के 318 तक में क्या बताया गया, गर्भपात कारित करने से संबंधित अपराध बताया गया, जिसमें आजाद शिशु को क्षति कारित करना, शिशु का की छोड़ना और जन्म छिपाने के विषय में उपबंध कारित है। उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत गर्भपात कारित करना क्या है, अपराध माना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें क्या क्या, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 किसके अपवाद के रूप में पारित किया गया है। ओके, किसके अपवाद के रूप में पारित किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा आईपीसी के सेक्शन 88 के अंतर्गत, ऑप्शन बी आईपीसी के सेक्शन 302 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आईपीसी के सेक्शन 312 के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी भारतीय दंड या फिर भारतीय संविधान के धारा 20 के तहत। ओके, तो मैं आपको बता दूं, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 किसके अपवाद के स्वरूप में पारित किया गया है, तो पारित किया गया है आपको किसके अपवाद के स्वरूप में, तो यह पारित किया गया है आपको ऑप्शन सी अर्थात आईपीसी के सेक्शन 312 के अपवाद स्वरूप इसको पारित किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था, उत्तराखंड सिविल जज 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, आईपीसी के सेक्शन 312 के अपवाद स्वरूप गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 पारित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 113। तो 113 में क्या पूछ रहा है, 113 में पूछ रहा है कि किसी को आंख की रोशनी से अस्थायी रूप से वंचित करना अपराध है। ओके, अर्थात किसी के आंख को अस्थायी रूप से छिन्न भिन्न करना जिससे उसकी रोशनी चले जाए, तो वह कौन सा अपराध है। ओके, ऑप्शन नंबर ए संघटित या गंभीर या उपहति, गंभीर चोट या फिर उपहति। ओके, या फिर ग्रीवियस हर्ट या फिर घोर उपहति। ओके, ऑप्शन बी आक्रमण, या फिर ऑप्शन सी साधारण चोट या फिर सामान्य उपहति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1989 में पूछा जा चुका है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, किसी को आंख की रोशनी से अस्थायी रूप से वंचित करना आपको अपराध है ग्रीवियस हर्ट अर्थात घोर उपहति, अर्थात गंभीर चोट या फिर गंभीर उपहति बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें क्या है, और एक 12 वर्ष से कम आयु के शिशु बॉग की मृत्यु कारित करने के आशय से क्या करता है, उसे एक निर्जन स्थान में अर्थात जहाँ कोई ना हो वहाँ पर उसे छोड़ देता है, खाली स्थान पर निर्जन स्थान पर उसे छोड़ देता है। भारतीय दंड संहिता के निम्न में से कौन सी धारा के अंतर्गत वह दंडित होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आईपीसी सेक्शन 317, या फिर ऑप्शन बी आईपीसी सेक्शन 307, या फिर ऑप्शन सी आईपीसी सेक्शन 304, या फिर ऑप्शन डी आईपीसी सेक्शन 511। ओके, तो मैं आपको बता दूं यह कौन से सेक्शन के अंतर्गत दंडनीय होगा, तो आपको दंडनीय होगा आईपीसी सेक्शन 317 के अंतर्गत, 317 के अंतर्गत दंडनीय होगा। कैसे दंडनीय होगा, चलिए मैं आपको व्याख्या के माध्यम से बता देता हूँ। ओके, अ का उत्तरदायी भारतीय दंड संहिता की धारा 317 के अंतर्गत उत्तरदायी होगा, जिसमें शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक को आरक्षित डाल दिए जाने या परित्याग कर दिए जाने को दंडनीय बनाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 पूछा जा चुका है आपको राजस्थान एपीओ 2011 के एग्जाम, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें क्या है, कौन उपहति घोर उपहति नहीं है। ओके, अर्थात जो नीचे बतलाया गया इसमें से कौन उपहति है जो घोर उपहति नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद करना। ओके, या फिर ऑप्शन बी अस्थि का विसंधान करना अर्थात हड्डी तोड़ देना या हड्डी के छिन्न भिन्न कर देना, या फिर ऑप्शन सी ओके किसी जोड़े की शक्ति का अस्थायी ह्रास कर देना, या फिर ऑप्शन डी 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना। कौन सी उपहति है जो कि घोर उपहति नहीं है। ओके, 15 दिन तक की तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना या फिर कौन, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, आपको एमपी सिविल जज 2011 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सी उपहति घोर उपहति नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 15 दिन तक के तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना घोर उपहति नहीं है। ओके, तो फिर घोर उपहति क्या है, यदि आप 15 दिन से अधिक
अधिक तक आप क्या होते हैं, 15 दिन से अधिक अर्थात 20 दिन तक क्या होता है, यदि आप तीव्र पीड़ा में रहते हैं तो घोर उपहति होती है। या फिर आपके अस्थि को या दांत को भंग कर दिया जाता है, या फिर चेहरा या फिर सिर पर अस्थायी विद्युतीकरण कर दिया जाता है, या फिर आपके अंग या जोड़े को विच्छेद कर दिया जाता है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार के अस्थायी आपको विच्छेद किया जाता है। तो इसको मैं आगे बतलाऊंगा। ओके, फिलहाल के लिए क्या है, कौन सी उपाधि जो घोर उपहति नहीं है, तो 15 दिन तक की तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना घोर उपहति नहीं है। तो घोर उपहति क्या है, घोर उपहति आपको बता दूं दिन के मामले में तो कम से कम यदि 20 दिन तक उपहति रहती है तो घोर उपहति होती है, ना कि 15 दिन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं इसकी व्याख्या बता दूं। घोर उपहति को भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, जिसके कुल 8 खंड में घोर उपहति की सूची दी गई है। धारा 320 के खंड 2, 4 और 7 क्रमशः किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद, किसी जोड़े की शक्ति का अस्थायी ह्रास तथा अस्थि का विसंधान को घोर उपहति माना गया, जबकि 8वें खंड के अनुसार कम से कम 20 दिन शारीरिक पीड़ा में रहना अनिवार्य है। अतः विकल्प डी सही है। कम से कम यदि 20 दिन रहते तो आपको घोर उपहति हो सकती थी, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 दिन है तो 15 दिन घोर उपहति नहीं होती, जबकि अस्थि का विसंधान करना आपको क्या है, घोर उपहति है। ओके, तथा किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद करना यह भी घोर उपहति है, तथा किसी जोड़ के शक्ति का अस्थायी ह्रास करना यह भी उपहति है, घोर उपहति। ओके, जबकि इसमें क्या पूछ रहा था, घोर उपहति नहीं है। तो 15 दिन तक की तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना क्या है, घोर उपहति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 116। ओके, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से घोर उपहति के अपराध के लिए आवश्यक तत्व है। ओके, तो घोर उपहति के अपराध के लिए क्या आवश्यक तत्व है। ओके, ऑप्शन नंबर ए पुसंतो हरण। ओके, ऑप्शन बी किसी भी अंग या जोड़े को विच्छेद करना, या फिर ऑप्शन सी सिर या चेहरे का अस्थायी विद्युतीकरण करना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ओके, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था उत्तराखंड पीसीएसजे 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, अर्थात पुरुष तत्वों के हीन से आपको कर देता है तो ये आपको घोर उपहति हो जाती है, या फिर किसी भी अंग या जोड़े का विच्छेद करता है तो आपको घोर उपहति हो जाता है, या फिर चेहरे या सिर का अस्थायी विद्युतीकरण करता है तब पर भी घोर उपहति अर्थात उपरोक्त सभी कार्य होता है तब घोर उपहति का कार्य मान लिया जाता है। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में 8 प्रकार के घोर उपहति बतलाए गए हैं। तो कैसे कौन कौन है प्रकार, चलिए मैं आपको बतला देता हूँ। पहला क्या है, पुरुष तत्व से हरण कर देना, पुरुष तत्व के से शक्ति से हीन कर देना, यह क्या हो जाता है, घोर उपहति आ जाता है। ओके, तथा ऑप्शन तथा दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दोनों में से किसी भी कान का श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद कर देना। ओके, या फिर दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि से अस्थायी विच्छेद कर देना। ओके, तथा चौथा क्या है, किसी भी अंग या जोड़े का विच्छेद कर देना, तथा पांचवा क्या है, किसी भी अंग या जोड़े की शक्ति का नाश या अस्थायी ह्रास कर देना। फिर छठा क्या है, सिर या चेहरे का अस्थायी विद्युतीकरण। सातवां क्या है, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान कर देना। आठवां, कोई उपहति जो जीवन को संकटपन करती है या जिसके कारण उपहति व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है, ये सब क्या आ जाते हैं, घोर उपहति की श्रेणी में आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें क्या है, आईपीसी की धारा 320 के अंतर्गत कितने किस्म अर्थात कितने प्रकार के घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 320 में कुल कितने प्रकार के घोर उपहति है। ओके, तो मैं आपको बता दूं आईपीसी के सेक्शन 320 में कुल कितने प्रकार के उपहति में अभी बताया था, तो आईपीसी के सेक्शन 320 में कुल 8 प्रकार की उपहति को रखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपी एपीओ 2015 तथा उत्तराखंड एपीओ 2010 एंड उत्तराखंड सिविल जज 2009 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इसमें क्या है, कोई उपहति घोर उपहति कहलाती है जिसके कारण उपहति व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 25 दिन, या फिर ऑप्शन डी 30 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने के लिए असमर्थ होता है। ओके, तो मैं अभी आपको बताया था कम से कम कितने दिन तक आप तीव्र पीड़ा में रहते हैं तो आपको क्या माना जाता है, घोर उपहति। तो कम से कम यदि आप 20 दिन तक
तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहते हैं या फिर अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ होते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप घोर उपाधि से पीड़ित हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर हो क्या? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 20 दिन तक की उपाधि घोर उपाधि कहलाती है। ओके, ये क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 2002 के एग्जाम में तथा अन्य एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपराध घोर उपाधि नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए पुरुष तत्व का हरण कर देना। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति की नेत्र की दृष्टि को क्या करता है? अस्थायी विच्छेद कर देना। ओके, ऑप्शन नंबर सी अस्थि अर्थात हड्डी को भंग कर देना, अर्थात बोन्स को भंग कर देना। या फिर ऑप्शन डी दोनों में से किसी भी कान के श्रवण शक्ति को अस्थायी नहीं बोल रहा है यहाँ पर, अस्थायी विच्छेद करना। ओके, जबकि मैंने आपको क्या बताया था? नाक या कान किसी को भी क्या कर देना? अस्थायी विच्छेद करना है। ओके, यहाँ पर क्या है? कान के श्रवण शक्ति को अस्थायी न बोल करके अस्थायी विच्छेद करता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? घोर उपाधि नहीं है। ओके, घोर उपाधि में क्या है? अस्थायी विच्छेद करना। तो यहाँ पर अस्थायी अर्थात सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, कौन सा अपराध घोर उपाधि नहीं है? तो दोनों में से किसी कान का श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद करना क्या होता है? घोर उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 120 श्रवण शक्ति को अस्थायी रूप से समाप्त करना निम्न अपराध है। क्या अपराध है? ऑप्शन नंबर ए गंभीर उपाधि कायरत करना। ऑप्शन बी आपराधिक प्रहार करना। ऑप्शन सी आपराधिक अभितरास। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं आपको बता दूं श्रवण शक्ति को अस्थायी रूप से समाप्त करना क्या हो जाता है? या गंभीर उपाधि की श्रेणी में आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको एमपी एपीओ 1993 तथा राजस्थान एपीओ 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, सॉरी 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा अपना कीमती समय साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।